नमस्कार, मैं डॉक्टर राधिका वाजपेयी हूँ। मैं इंदिरा IVF लखनऊ में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी प्रेगनेंसी के 5वें से 8वें सप्ताह के बारे में। इस दौरान भ्रूण का क्या विकास होता है, महिलाओं को इस दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए और इस दौरान जो महिलाओं की कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं उनका निवारण में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस सब के लिए हम आज बात करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपके कोई सवाल हो या आपको अपनी कोई रिपोर्ट्स डिस्कस करनी हो हमसे, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस या कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में। हम जानते हैं कि इस समय हमारे देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लाखों में है और यह नंबर तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन खत्म हो चुका है। ऐसे में ये हमारी और आपकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि जो हमें इससे बचने के लिए कदम सुझाए गए हैं उनका हम कड़ाई से पालन करें। और ये कदम क्या है? पहला, हैंड हाइजीन। हमें दिन में कई बार अपने हाथों को साबुन पानी से धोते रहना चाहिए और या फिर किसी अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से बार बार हाथ साफ करते रहना चाहिए। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि पहले तो बिना कारण के घर से ना निकलें, यदि घर से बाहर निकलें तो आपस में उचित दूरी बना के रखें। और तीसरा, घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनें और मास्क सही ढंग से पहनें। इन नियमों का पालन करके हम काफ़ी हद तक अपने आप को और दूसरों को इस वायरस के संक्रमण से बचा सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो प्रेगनेंसी का 5वां से 8वां सप्ताह होता है, ये वह समय होता है जब महिला को अपने प्रेग्नेंट होने का पता ही चला होता है। प्रायः महिलाएं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से जांच करके यह पता कर लेती हैं कि वह गर्भवती है। स्वाभाविक है कि ये महिला के लिए बहुत ही सुखद और हर्ष का पल होता है, साथ ही बहुत भावुक समय भी होता है, क्योंकि यहाँ से वो मातृत्व की दिशा में अपना पहला कदम लेती है। बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें तो भी प्रेगनेंसी का 5वां से 8वां सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान भ्रूण साइज में तो बढ़ता ही है, जैसे कि 6ठे सप्ताह में वो करीब 3 से 4 मिलीमीटर का होता है और 8वें सप्ताह तक आते आते वो 18 से 20 मिलीमीटर यानी करीब 2 सेंटीमीटर का इतने बड़े साइज का हो जाता है। साथ ही इस दौरान भ्रूण के जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो भी आकार ले रहे होते हैं, जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है। इसीलिए इस पीरियड को हम पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहते हैं। अब तो हमने देखा कि जब महिला ने पता कर लिया कि उनका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, कई बार महिलाएं पहले से प्रेगनेंसी प्लान करी होती हैं, तो वह प्रेगनेंसी लगने के पहले से फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ले रही होती हैं। यदि महिला ने पहले से फॉलिक एसिड नहीं लिया है तो उन्हें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होते ही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए। इस दवा के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। आइडियली देखें तो प्रेगनेंसी के 6ठे से 8वें वीक में महिला को अपनी पहली एंटीनेटल विजिट के लिए अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लेना चाहिए। इस विजिट में डॉक्टर उनको अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड और यूरिन के जांचों के लिए सलाह देते हैं। इस समय का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो काफ़ी मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस अल्ट्रासाउंड को हम डेटिंग या कंफर्मेशन स्कैन भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान जो अल्ट्रासाउंड में भ्रूण का जो नाप आता है या जो जेस्टेशन एज का भ्रूण आता है, वह उस नाप को आधार लेते हुए हम आगे की प्रेगनेंसी में भी अल्ट्रासाउंड द्वारा भ्रूण की ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं। स्पेशली उन महिलाओं में जिन्हें अपना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड याद ना हो या फिर जिनकी उनकी पहले साइकिल्स इरेगुलर रहती हो। नेक्स्ट, ये भी हम इस अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी में है या बच्चेदानी के बाहर, यानी कि जैसे कि या ट्यूब या ओवरी में तो नहीं, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसका हमें जितना जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा होता है। फिर नंबर 3, हम इसमें यह पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी सिंगल है या मल्टीपल, यानी ट्विन या ट्रिपलेट है या सिंगल है।
फिर कई बारी बार तो महिलाओं के प्रेगनेंसी से पहले अल्ट्रासाउंड नहीं हुए होते हैं, तो इस अल्ट्रासाउंड से हम यह भी पता कर सकते हैं कि बच्चेदानी की बनावट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, या बच्चेदानी के बाहर अंडाशय में कोई गांठ या ट्यूमर तो नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा कुछ है तो आगे की प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट में इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है। ये बात हम पेशेंट से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम यह भी पता कर सकते हैं कि कहीं प्रेगनेंसी एबनॉर्मल तो नहीं, जैसे कि मिस्ड अबॉर्शन या फिर ब्लाइटेड ओवम, ऐसा कुछ है कि नहीं। अब हम बात करते हैं ब्लड और यूरिन की जांचों के बारे में। तो यदि महिला का पहले ब्लड ग्रुप नहीं हुआ है तो वो एक ब्लड ग्रुप करा ले। ब्लड ग्रुप यदि नेगेटिव प्रकार का है तो ICT करके जांच होती है, वो करा लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हीमोग्लोबिन, थायराइड की जांच, वायरल मार्कर्स कराना चाहिए। ब्लड शुगर स्क्रीनिंग के लिहाज से इस जेस्टेशन पे एक फास्टिंग ब्लड शुगर, एक पोस्ट प्रेंडियल करा के हम देख सकते हैं। हमारे देश में बीटा थैलेसीमिया कैरियर्स का प्रेवलेंस लगभग 3% तक होता है। बीटा थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है और इसलिए सलाह दी जाती है कि महिला को इस विजिट में एक बीटा थैलेसीमिया स्क्रीनिंग भी करा देनी चाहिए। यूरिन की जांच की बात करें तो एक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराएं। यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी भी कराई जा सकती है, क्योंकि कई बारी यूरिन में इन्फेक्शन होता है मगर महिला को कोई इसका सिम्टम नहीं आता है, तो इसलिए यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट के आधार पर हम इन्फेक्शन को अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देके ट्रीट कर सकते हैं। ये तो हुई जांचों की बात। अब हम बात करते हैं मेडिकेशन की। तो मैंने जैसा बोला, महिला पहले से फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उन्हें स्टार्ट कर देना चाहिए, साथ ही वो कुछ एडिशनल मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन भी ले सकती है। अब इसके अतिरिक्त यदि कोई और जांच या कोई और मेडिकेशन देना है तो ये उस पर निर्भर करेगा कि महिला को कोई दिक्कत या परेशानी या तकलीफ है, तो उसके आधार पर वे डॉक्टर की सलाह पर कोई अतिरिक्त जांच या कोई इलाज ले सकती हैं। यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे मैंने शुरू में बोला कि यह पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, तो ऐसे कुछ मेडिकेशन और कुछ डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ होते हैं जो भ्रूण के विकास पे दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि इस दौरान बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई अतिरिक्त जांच या कोई अतिरिक्त मेडिकेशन ना ली जाए। मैं यहाँ एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको यदि कोई सवाल हो या आपको अपनी रिपोर्ट्स हमसे डिस्कस करनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रेगनेंसी में जो महिलाओं की कॉमन कंप्लेंट्स होते हैं उनके बारे में। तो देखिए, सबसे कॉमनली जो महिला इस जेस्टेशन पे हमारे साथ जिस दिक्कत के साथ प्रेजेंट करती है वो है उनको उल्टी आना या मिचली आना। तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला एक हार्मोन होता है, उसकी वजह से महिलाओं को इस प्रेगनेंसी के शुरुआती फेज में उल्टी मिचली आ सकती है और अधिकतर केसेस में डॉक्टर की सलाह से एक आध दवा लेने से यह आराम से कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट होता है, महिला कंप्लेन करती है कि उनको बुखार जैसा लग रहा है, फीवरिश लग रहा है। तो ये भी प्रेगनेंसी के सपोर्ट करने वाले एक हार्मोन की वजह से शरीर गर्म रहता है। थर्मोमीटर से नापें, अधिकतर बार तो थर्मोमीटर में टेम्परेचर आता ही नहीं है। यदि टेम्परेचर 99 डिग्री से कम है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट कॉमन कंप्लेंट जो हम देखते हैं वो है कि अर्ली प्रेगनेंसी में वेजाइनल ब्लीडिंग और क्रैम्पिंग की। देखिए, थोड़ी मोड़ी ब्लीडिंग और पेट के निचले हिस्से में थोड़ा मोड़ा दर्द, ये प्रेगनेंसी में हो सकता है, क्योंकि जब भ्रूण बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है तो थोड़ी सी ब्लीडिंग या क्रैम्पिंग हो सकती है। ये नॉर्मल बात है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीड बोलते हैं। हाँ, यदि महिला को लग रहा है कि इनको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या पेन ऐसा है कि इनको दिक्कत हो रही है, तो बिना देर किए, बिना हिचकिचाए डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना समझदारी होता है। एक और कॉमन चीज़ जो महिलाएं हमसे अक्सर पूछती रहती हैं वो ये कि इस जेस्टेशन के दौरान हम क्या खाएं, क्या अवॉइड करें, क्या हमें लेना चाहिए, क्या हमें नहीं लेना चाहिए। तो सीधी सी बात है, पहले तो खाना जो आप लें वह स्वास्थ्यवर्धक हो, जो आपके और आपके होने वाले बच्चे की सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां और ताज़े फल ज़रूर इंक्लूड करें। इसके अलावा भोजन स्वनिर्मित और स्वादिष्ट होना चाहिए। अच्छे स्वाद का खाना होगा तभी आप खा पाएंगे। स्वनिर्मित यानी कि खुद का बना हुआ घर का खाना, घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना हर प्रकार से बेस्ट होता है। एक तो
यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि एक तो बाहर के खाने से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा बाहर के खाने में जो पैकेज फूड होता है, फास्ट फूड, जंक फूड, इनमें कुछ केमिकल्स, कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकते हैं। नेक्स्ट, खाना सुपाच्य हो, यानी कि इजीली डाइजेस्टेबल। बहुत तेल मसाले चिकने वाले खाने से पेट में दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हल्का खाना खाएं और हैवी मील्स अवॉइड करें। खाना थोड़ा थोड़ा कई बार में खाएं। अपने खाने को इस तरीके से डिवाइड करें कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, इससे आपको बेहतर फील होगा। दूसरा, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखें, फ्लूइड्स लें। पानी थोड़ा थोड़ा दिन में कई बार सिप्स के फॉर्म में लें। अगर पानी टॉलरेट नहीं होता है तो आप शिकंजी बना के भी रख सकते हैं। नींबू में थोड़ा चीनी नमक डाल के शिकंजी बना लें, उसे दिन में कई बार लें। अब हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि हो सके तो बाहर का खाना अवॉइड करें। दूसरी चीज़ कि कैफ़ीन कंटेनिंग जो एडिबल्स होते हैं, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इनका सेवन ना करें तो अच्छा है। चाय या कॉफ़ी जिनको बहुत आदत है लेने की, तो वो दिन में आधा या 1 कप 1 या 2 बार तक ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात मैं जो यहाँ कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं अल्कोहल का या सेवन करती हैं या स्मोकिंग करती हैं, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इसके काफ़ी सारे दुष्प्रभाव भ्रूण पर देखे गए हैं। दिस इज़ इट। धन्यवाद मुझको सुनने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बताई हुई बातों से आपको ज़रूर कुछ लाभ होगा। मैं यहाँ पे फिर से बोलूँगी, इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई आपके सवाल हो, आपको अपनी रिपोर्ट्स हमसे डिस्कस करनी हो, तो आप हमें इस नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।